नमस्कार, आप देख रहे हैं डीपीके न्यूज और मैं हूं आपके साथ विकास पारिक। किसानी और संघर्ष हमेशा मुद्दों की बात। आज हम आपको एक ऐसी खास शख्सियत से मुलाकात करवाना चाहते हैं जिन्होंने हर मुद्दे को बड़े जटिल तरीके से और इस समस्या के समाधान को प्रमुखता से रखा है। हमारे साथ मौजूद हैं किसान नेता कॉमरेड सत्य प्रकाश सिहाग। सत्य प्रकाश जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। धन्यवाद विकास जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपके चैनल का भी बहुत बहुत धन्यवाद। सत्य प्रकाश जी, अगर आपके राजनीतिक सफ़र की बात की जाए तो ये राजनीतिक सफ़र जो है वो कब शुरुआत हुई? असल में विकास जी, राजनीतिक सफ़र कोई सोच समझ के शुरू नहीं होता, ये आकस्मिक घटना होती है। मैं शुरू से साइंस का स्टूडेंट रहा, उसके बाद मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में एजुकेशन लेने के बाद 6 साल तक तारानगर में वोकेशनल एजुकेशन में जॉब करने के बाद मैं यहाँ गड़साना आया और मैंने ईंट भट्टे का व्यवसाय शुरू किया। खेती के साथ साथ पार्ट टाइम ईंट भट्टों का काम था। उसी दौरान लगभग 2003 और 4 के दौरान यहाँ पानी का काफ़ी संकट आया था और 4 में आते आते वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया था और 2004 में एक बहुत बड़ा किसान आंदोलन इस इलाके में हुआ था खेती और किसानी को बचाने के लिए। क्योंकि मेरा परिवार जो पूर्ण रूप से खेती और किसानी से जुड़ा हुआ था तो मैं भी उस आंदोलन में सहयोग करने के लिए जुड़ा। वो मेरी शुरुआत थी, वो राजनीतिक शुरुआत कह लो उसको या वो आंदोलन की शुरुआत कह दो, वो मेरी पहली शुरुआत थी। आप एक सरकारी सेवा में सत्य प्रकाश जी रह चुके हैं और उसके बाद 2004 से आपने राजनीति की शुरुआत की। आखिरकार 2004 में आंदोलन होता है, मुद्दा आज भी वही है। आखिरकार इसका हल आज तक क्यों नहीं हुआ है? कारण क्या रहा है? असल में इस समस्या का स्थायी समाधान नहीं होना 2 बातों पर निर्भर करता है। एक तो सरकार ये फैसला नहीं ले पाई कि इसका समाधान हो जाए, चाहे सरकार किसी भी राजनीतिक दल की रही हो। दूसरा, यहाँ के लोग जो है, यहाँ के किसान संघर्ष करते करते थक चुके हैं। मेरा यही मानना है कि संघर्ष से विमुख हो चुके किसान, और यही वजह रही कि इसका स्थायी समाधान नहीं हुआ। अगर ऐसा नहीं होता तो इसका स्थायी समाधान हो चुका होता। क्योंकि आप देख रहे होंगे कि अगर 2004 का जो आंदोलन था, उस आंदोलन की वजह से 2 ग्रुप बने हुए हैं यहाँ। एक किसान वर्ग ये सोचता है कि उस आंदोलन से कोई फ़ायदा नहीं हुआ और दूसरा ग्रुप ये सोचता है कि उस आंदोलन से बहुत बड़ा फ़ायदा हुआ। मैं आपको बताना चाहता हूँ उस आंदोलन से फ़ायदा क्या हुआ। अगर 2004 का आंदोलन नहीं होता तो हमारा जो वाटर लॉस है वो 5.23 क्यूसेक आज जो चल रहा है वो नए होके 3.5 क्यूसेक हो जाता। ये हमारे इलाके को बहुत बड़ा नुकसान होता। दूसरा, ये जो इलाका है 2004 से पहले पूर्व की सरकारों ने जो है इस इलाके में जो कमांड एरिया था वो 19,67,000 हेक्टेयर एरिया पूरे आईजीएनपी के प्रथम और द्वितीय चरण में कमांड कर दिया था। 2004 के आंदोलन के बाद उस वक्त की वसुंधरा सरकार ने नीतिगत फैसला लेते हुए जो 19,67,000 हेक्टेयर एरिया कमांड हुआ था उसको वापस डी कमांड किया और 16,17,000 हेक्टेयर पे फ्रीज किया। 19,67,000 हेक्टेयर से घटके जो 16,17,000 हेक्टेयर पे फ्रीज हुआ, लगभग 3.5 लाख हेक्टेयर एरिया ऐसा था जो कमांड होने के बाद डी कमांड हुआ, जिसमें नहरें नहीं बनी थी, जहाँ खाड़े नहीं बने थे, वो एरिया दोबारा डी कमांड हुआ। अगर वो आंदोलन नहीं होता तो वो एरिया दोबारा अनकमांड नहीं होता और 3.5 लाख हेक्टेयर एरिया में पानी और मिल जाता। तो आज हमें जो 3 में से 1 ग्रुप में पानी मिलता है, उस कंडीशन में हमें 4 में से 1 ग्रुप में भी पानी नसीब नहीं हो पाता। ये उस आंदोलन का फ़ायदा हुआ था। लेकिन उस आंदोलन के दौरान हमारा नुकसान भी हुआ किसानों का। 7 लोग शहीद हुए थे, सैकड़ों लोगों पे लाठियाँ गोलियाँ चली थी। हम जैसे लड़ने वाले लोगों को लंबे वक्त तक जेलों के अंदर रहना पड़ा, लंबे लंबे मुकदमे सहन करने पड़े। इस इलाके को नुकसान भी हुआ है, लेकिन उससे बड़ा आने वाली पीढ़ी के लिए फ़ायदा हुआ है कि ये एरिया आज बसा है। लेकिन अभी भी किसानों को लड़ना पड़ेगा, अभी भी कोई स्थायी समाधान हुआ नहीं है। अब भी संकट के बादल जो हैं वो लगातार मंडरा रहे हैं। विकास जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस आईजीएनपी नहर पे अब सरकार ने पॉलिसियाँ चेंज कर दी है। इस पॉलिसी के अंदर दोनों सरकारें शामिल है। पानी कम करने की अब भी साजिश चल रही है। आपने देखा होगा कि अभी 4
रिजर्वायर आईजीएनपी नहर पे बन रहे हैं। एक रिजर्वायर हमारे पास में ही है, यहाँ 507 आरडी, जो हमारे से 30 किलोमीटर दूर है। आप जाके देख सकते हैं, एक बहुत बड़ा विशाल डिग्गी, विशाल डैम जो है यहाँ बन रहा है। इस तरह के 3 डैम आगे बन रहे हैं। उनके लिए सरकार की प्लानिंग है कि 2200 क्यूसेक पानी रिजर्व करेंगे। अभी 2200 क्यूसेक पानी अनिवार्य आवश्यकता और पेयजल के नाम पे रिजर्व चल रहा है, और 2200 क्यूसेक अगर और कर दिया, 4400 क्यूसेक रिजर्व होने के बाद अब की बार जैसे 1365 फीट डैम का लेवल है, अगर ये परिस्थिति आ गई तो सिर्फ पेयजल मिलेगा, सिंचाई के लिए पानी नसीब नहीं होगा। ये बात यहाँ के किसान को समझनी पड़ेगी। हम लोग लगातार गांवों में जाके किसानों को जागृत करने का काम कर रहे हैं, हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन लोगों को ये बात क्यों नहीं समझ में आ रही, इस बात को लेकर मैं भी चिंतित हूँ। हमारे संघर्ष करने वाले सारे लोग भी चिंतित है। ये आपने अभी देखा होगा कि अभी जो पानी का जो रेगुलेशन जारी किया है, 5 बारियां मिलना इस सीजन में तय है। ये तय है कि 5 बारियां मिलेगी, लेकिन वो 5 बारियां कैसे मिले, वो हमने सरकार के सामने प्रपोजल रखा था कि 3 में से 1 ग्रुप के हिसाब से जो प्रपोजल बनाया है, उसमें बिजाई का जो टाइम है सरसों का, वो 10 अक्टूबर से लेकर 10 नवंबर तक है। इस दरमियान 2 बारी 8-8 दिन से अगर दे दी जाए तो कम पानी की फसल सरसों की बिजाई जो है वो इस इलाके में हो सकती थी, और उसके लिए 5 पानियों में वो सरसों पक भी सकती थी। लेकिन सरकार ने हठधर्मिता अपनाई, और जो जल परामर्शदात्री की बैठक हुई उसमें जो विधायकों ने और उसके जो सदस्य थे उन्होंने जो फैसला लिया, उसके अकॉर्डिंग भी पानी उन्होंने नहीं दिया, और ज़बरदस्ती 3 में से 1 पानी दिया। उसका नुकसान ये होगा कि अब नवंबर के अंदर जब सरसों का टाइम निकल जाएगा तो लोग गेहूं की बिजाई करेंगे। अगर गेहूं की बिजाई लोगों ने कर ली तो पकाने का संकट सरकार के सामने होगा। उस वक्त दोबारा फिर कानून व्यवस्था का जो इश्यू है वो पैदा होगा। लेकिन सरकार पता नहीं क्यों नहीं समझती किसानों की बात। अगर किसानों के अनुसार पानी देती तो इस इलाके में भरपूर फसल इस बार हो सकती थी। ये कई मुद्दे हैं विकास जी, जो निश्चित तौर पे चिंता के विषय हैं, हमारे लिए, लड़ने वाले लोगों के लिए भी हैं, और यहाँ के किसान और किसानी से जुड़े हुए किसान साथियों के लिए भी हैं। आप जैसे जो पत्रकार लोग हैं, जो हमारी आवाज़ को, किसानों की आवाज़ को सरकार तक पहुँचाते हैं, जन जन तक आपकी जो है आवाज़ हमारी पहुँचती है। हाँ, आप भी प्रयास करें लोगों को जागृत करने का। आप एक चौथा स्तंभ हैं, आपकी बहुत बड़ी जिम्मेवारी बनती है। हमारे साथ साथ आप भी लोगों को समझाएं और संघर्ष के लिए तैयार करें, ताकि ये इस इलाका जो है वो बच सके और आने वाली पीढ़ियां जो है वो अच्छा जीवन यापन कर सके। मेरी यही सोच है, यही मेरा विचार है। सत्यप्रकाश जी, आपने बड़ी गहन मुद्दे की बात की है। अगर बात की जाए राजनेताओं की, विधानसभा में हम विधायक बनाकर, लोकसभा में सांसद बनाकर हम नेताजी को भेजते हैं, वोट देते हैं, क्या वो भी इस मुद्दे को लेकर बातचीत करते हैं? आज 2004 से लेके लगातार ये इलाका जो है वो संघर्ष कर रहा है। क्या वोट दिए जाते हैं? क्या नेताजी बोलते हैं? बिल्कुल विकास जी, नेताजी अगर बोलते होते तो इसका स्थायी समाधान निकल गया होता। ऐसा नहीं है कि जनता ने वोट नहीं दिए। यहाँ के लोगों ने हर पार्टी को आजमाया है। यहाँ मुख्य रूप से इस इलाके के अंदर 3 राजनीतिक दल थे, कांग्रेस, बीजेपी और सीपीएम। तीनों पार्टियों के नुमाइंदों को यहाँ से जिता के राजस्थान की विधानसभा में भेजा है। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी के लोग गए, वो तो अपने सरकार की हुजूरी में हाँ भरते थे, इसलिए उन्होंने तो मुद्दा उठाए या नहीं उठाए कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन यहाँ की जनता ने एक बार हमारी राजनीतिक पार्टी सीपीएम से भी यहाँ विधायक चुन के राजस्थान की विधानसभा में भेजा था। हमने बार बार उस वक्त हमारे विधायक को ये कहा था, समझाया था कि आप इस तरह से विधानसभा के अंदर आवाज़ उठाओ और विधानसभा के अंदर इस बात को मुखरता से उठाओ ताकि इस समस्या का समाधान हो सके। लेकिन हमारे विधायक का भी ये कहना था कि ये जो मुद्दा है ये जब तक जीवित रहेगा तब तक हमारी राजनीति जीवित रहेगी। ऐसी मानसिकता नेताओं की है। ये नहीं कहता कि मैं मतलब हमारे नेताओं की है, ये सारे राजनीतिक दलों की यही मानसिकता रहती है कि इस जो पानी का जो मुद्दा है इसको राजनीतिक मुद्दा बनाया जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा राजनीतिक लाभ मिल सके। इस सोच की वजह से भी लोगों का नुकसान हुआ है, और ये जो लोग विमुख हुए हैं उसका कारण भी मुख्य रूप से यही है कि इस मुद्दे को राजनीति के साथ जोड़ा गया। लेकिन मैं यहाँ के आपके इस चैनल के माध्यम से यहाँ की जनता से अपील करना चाहता हूँ कि अब की बार आपने परिवर्तन किया है। मैं आपसे कह सकता हूं कि हमारा जो विधायक था उसको मैंने जो बार बार सुझाव दिए थे
वो सुझाव हमारे विधायक ने तो विधानसभा में नहीं उठाए, पवन दुग्गल ने तो कभी वो विधानसभा में नहीं उठाए। लेकिन अब की बार जो विधायक है वो मेरी राजनीतिक पार्टी की नहीं है, मैं कांग्रेस विचारधारा का नहीं हूँ, मैं हमेशा सीपीएम को वोट देता आया हूँ, मेरी विचारधारा वामपंथी है। लेकिन अब की बार जो विधायक है शिमला जी नायक, वो जब भी विधानसभा में जाती है मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि मेरे जैसे एक आम कार्यकर्ता से जो छोटी मोटी भी पानी की जानकारी रखता है, उससे पहले वो फ़ोन करके पूछती है कि इस मुद्दे को किस तरह से विधानसभा के अंदर उठाना है और क्या क्या समस्या है किसानों की। मैं किसानों का प्रतिनिधि होने के नाते जो भी सुझाव देता हूं, आज तक वो सवाल जो है शिमला नायक ने विधानसभा में उठाए, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इसके साथ साथ मुझे अफसोस ये इस बात का है कि लड़ने वाले लोग जो है वो विधानसभा में नहीं गए। हमारे पड़ोस की विधानसभा राइसनगर थी, वहाँ शोपत मेघवाल पिछले 22 सालों से लगातार किसानों के लिए पानी के लिए संघर्ष कर रहा है, लड़ रहा है, संघर्ष कर रहा है। हमारा ये प्रयास था कि वहाँ से शोपत राम भी विधानसभा में जाए और शिमला जी की तरह शोपत और 2 लोग विधानसभा में अगर होते तो हमारी ताकत जो है वो ज़्यादा बनती, हमारा जो आवाज़ मुखरता से वहाँ उठती। लेकिन राइसनगर की जनता ने शोपत मेघवाल पे भरोसा नहीं किया, ये हमारे लिए बहुत ही चिंता का विषय है। इस बार उसको जाना चाहिए था, उसको विधानसभा में भेजना चाहिए था, लेकिन वैसी बुलंद आवाज़ विधानसभा में नहीं गई, उसका खामियाजा भी भुगतना पड़ रहा है। लेकिन मेरा विपक्ष के विधायकों से ये निवेदन है, शिमला नायक तो अपनी आवाज़ उठा ही रही है, उसके साथ साथ दूसरे जितने भी कांग्रेस के विधायक जो यहाँ से जीत के गए हैं, वो एक प्रमुख विपक्षी होने के नाते इस स्थायी समाधान के लिए हमारे इलाके के खास करके अनूपगढ़ शाखा के स्थायी समाधान के प्रथम चरण के स्थायी समाधान के लिए विधानसभा में आवाज़ उठाए। और जो रिजर्वायरों के लिए पानी जो रिजर्व करना चाहती है सरकार पेयजल के नाम पे, उसको रिजर्वायरों के रिजर्व होने वाले पानी को रोकने के लिए प्रमुखता से उठाए। मैंने विधायक शिमला नायक को कहा है कि अब की बार जब भी विधानसभा में जाओ तो ये रिजर्वायरों के लिए पानी कहाँ से आएगा, ये सवाल आप विधानसभा में करो। मुझे इन्होंने भरोसा दिया है कि ये आवाज़ मैं ज़रूर उठाऊंगी। मैं दूसरे कांग्रेस के एमएलए से भी आपके चैनल के माध्यम से सुझाव देना चाहता हूं कि सारा विपक्ष, पूरी कांग्रेस और पूरे जो दूसरे जो बीजेपी के अलावा जो जीते हुए लोग हैं वो भी आवाज़ उठाएं। उठाना तो बीजेपी वालों को भी चाहिए, क्योंकि वो भी यहाँ के किसानों के वोटों से जीत के गए हैं। लेकिन बीजेपी के लोग ये आवाज़ नहीं उठाएंगे, क्योंकि अगर वो उठाएंगे तो अगली बार उनका पत्ता कट जाएगा, उनकी टिकट कट जाएगी। उनको डर है इस बात का कि हमें टिकट मिलेगी या नहीं मिलेगी, इसलिए बीजेपी के विधायक तो ये बात नहीं उठाएंगे। लेकिन कांग्रेस के लोगों को तो उठानी चाहिए। अगर उठाएंगे तो जनता दोबारा उनको फिर मौका देगी, और नहीं उठाएंगे तो जो पवन दुग्गल के साथ हुआ है वही इन विधायकों के साथ होगा, इन जनप्रतिनिधियों के साथ होगा। सत्यप्रकाश जी, आपने पूर्व विधायक पवन दुग्गल की जहाँ तक बात की है, 2 दोस्त सत्यप्रकाश सिहाग और पूर्व विधायक पवन दुग्गल, दोनों बड़े गहन दोस्त, अच्छे दोस्त, घनिष्ठ मित्रता। 2008 में जब चुनाव होता है तो आपने बढ़ चढ़कर सहयोग किया, और उसके बाद जब पंचायत समिति प्रधान के चुनाव होते हैं तो आपने खूब नारे लगाए, खूब आपने ढाके लगाए और खूब आपने प्रचार किया, और जीत गई रानी बाला दुग्गल। दोनों चुनावों में आपने बढ़ चढ़कर सहयोग किया। तो अचानक इतनी घनिष्ठ मित्रता के बाद इतनी बड़ी बड़ी दूरी हो जाना, ये अचानक कैसे हुआ? विकास जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। 2004 से लेकर मैं भी वामपंथी विचारधारा के साथ रहा, और हमारा भाई पवन दुग्गल भी वामपंथी विचारधारा के साथ था। लेकिन मेरा उद्देश्य कोई राजनीति में आना या कोई पद हासिल करना ऐसा नहीं रहा। मेरा उद्देश्य सिर्फ किसानों की आवाज़ के लिए एक मंच हासिल करना। वो मंच चाहे पंचायत समिति में मिले, वो मंच चाहे जिला परिषद में मिले, चाहे वो मंच विधानसभा में मिले, वो मंच हासिल करना, ताकि क्या है कि किसानों की जो आवाज़ है वो एप्रोप्रिएट मंच पे उठाई जा सके, ये सोच रही थी। हम लगातार साथ रहे और 10 साल 12 साल तक हमारा साथ रहा। हम लगातार इस बात के लिए विधायक को पवन दुग्गल को प्रेरित करते रहे कि किसानों की आवाज़ इस तरह से उठाओ। जिस तरह से हम चाहते थे उस तरह से उसने आवाज़ नहीं उठाई। मैं एक आपको वाकया बताना चाहता हूँ। हमारा बिगड़ने का जो मुख्य कारण था वो ये था कि 2021 का जो आंदोलन हुआ था, उस वक्त पानी का संकट आया था इलाके में, और पवन दुग्गल ये बॉर्डर पे जो दिल्ली का आंदोलन चल रहा था वहाँ थे। हम लोग यहाँ थे। हमने पवन दुग्गल को फ़ोन करके
और ये कहा कि हमारे इलाके में पानी का संकट है। लेकिन पवन दुग्गल उस वक्त उस आंदोलन में भागीदार नहीं बना। पवन दुग्गल ने कहा कि अभी एक बार वेट एंड वॉच की स्थिति रखो। वेट एंड वॉच की स्थिति का मतलब ये था कि पहले जो है फसलें किसानों की बीजी जाए और बाद में वो फसल ख़त्म हो और उसके बाद में किसानों में आक्रोश पैदा हो और फिर हम उनकी नेतागिरी करने के लिए आगे आएँ। हमने उस बात का विरोध किया। हमने कहा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। किसानों को बर्बाद होने के बाद लड़ने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। अगर पानी दिलाना है तो टाइम से पहले किसानों के लिए लड़ना पड़ेगा। हमने अगस्त से वो लड़ाई शुरू कर दी थी 2021 में। उसका फ़ायदा हमें 20 सितंबर के बाद और अक्टूबर के पहले महीने में मिला था और उस बार भरपूर इलाके के अंदर फसलें हुई थी। आपने देखा होगा कि 1352 फुट डैम का लेवल होते हुए भी 6 बारियाँ मिली थी और सरसों की पूरी फसल पकी थी। अब की बार 1365 फुट डैम का लेवल है, उसके बावजूद भी पानी का संकट बना हुआ है। तो वो लड़ने की वजह से थी। उस वक्त लोग भी बड़ी संख्या में आए, 5-10 हज़ार लोग गड़साना में पहुंचे थे और गड़साना की बीएसएफ के अंदर पूरी सरकारी मशीनरी रात को 2-2 बजे तक वार्ता के लिए आती थी और उन्होंने फैसला लिया। चीफ इंजीनियर जो उस वक्त का मित्तल था, इतना बड़ा अफसर, जो उसको रातों रात यहाँ के किसानों ने चेंज करवाया और मेहड़ा जी दोबारा वहाँ आए थे। तो वो एक किसानों की बहुत बड़ी जीत थी। उसके लिए अगुवाई निश्चित तौर पे हमने की थी। उस अगुवाई के लिए हमने पवन दुग्गल से अपील की थी, लेकिन पवन दुग्गल उस अगुवाई के लिए वहाँ नहीं पहुँचा। इस बात की हमें टीस थी, इसलिए हमारे रास्ते अलग अलग हुए और हमारी बीच में दरार पैदा हुई। बिल्कुल, किसानों की बातचीत और किसानों के मुद्दे को धरातल पर ना रखना, कहीं ना कहीं जनप्रतिनिधि जो है वो दूर हो, आपस में मतभेद और मनभेद दोनों ही नज़र आते हैं। अगर बात की जाए जैसे 58% रेगुलेशन, इसको लेकर अजमेर समझौता लागू हुआ, वो नेता कहाँ हैं जिन्होंने ये अजमेर समझौता लागू करवाया और वहाँ जेल में बंद थे, वहाँ से उनको रिहाई दी गई? वो नेता नज़र नहीं आते जब ज्ञापन दिए जाते हैं, जब धरने दिए जाते हैं और जब प्रदर्शन किए जाते हैं, जब इस रेगुलेशन की मांग की जाती है। वो नेता कहाँ चले गए, कहाँ गायब हो गए? असल में उस वक्त उस आंदोलन की अगुवाई करने वाले मुख्य 3 नेता थे, सावराम जी पूनिया, बल्लभ कोच्चर और हेतराम जी बेनीवाल। और शोपत सिंह जी मक्का सर जो है वो हमारे बीच में नहीं रहे। अभी वर्तमान में 3 नेता हैं, लेकिन हेतराम जी और सावराम जी पूनिया, बल्लभ कोच्चर जी के साथ अजमेर जेल के अंदर समझौता हुआ था कि प्रथम चरण का 58% पानी और द्वितीय चरण का 42% पानी, इसी हिसाब से भविष्य के अंदर इस नहर का पानी बांटा जाएगा, रेगुलेशन तय किया जाएगा। लेकिन आंदोलन खत्म होने के बाद एक बार भी पानी जो है 58 और 42% के हिसाब से नहीं बांटा गया। अगर आज भी वो 58 और 42% के हिसाब से पानी बांट दे, प्रथम चरण का अलग से रेगुलेशन 620 आरडी तक का अलग से तय हो और 620 आरडी से आगे टेल तक का 42% का अलग रेगुलेशन जारी हो, तो कभी भी किसानों को पानी की समस्या नहीं आ सकती। हमारा पानी जो है वो रिजर्वायरों में जो लूट हो रही है वो भी लूट बंद हो सकती है, लेकिन वो लागू नहीं हुआ। उसकी वजह मुख्य रूप से अगुवाई करने वाले नेता भी रहे हैं। एक हेतराम जी ऐसे नेता हैं, आज उनकी 94 साल एज है। 94 साल एज होते हुए भी आज भी वो उस मुद्दा के लिए संजीदा हैं। जब भी कोई छोटे मोटा आंदोलन होता है तो वो बीच में आते हैं। लेकिन बल्लभ जी कोच्चर और सावराम जी पूनिया उस आंदोलन के बाद 2004 के बाद कभी आंदोलनों में उनकी भागीदारी नहीं रही। मैं नहीं जानता कि वजह क्या रही होगी, उनकी व्यक्तिगत कोई मजबूरियां रही होगी, कोई पारिवारिक कारण रहे होंगे। लेकिन अगर वो लगातार जो लोग अगुवाई कर रहे थे वो अगर करते तो निश्चित तौर पे जो अजमेर समझौता था वो लागू हो जाता और प्रथम चरण का 58% और द्वितीय चरण का 42% पानी लोगों को मिल जाता। लेकिन ये हमारे लिए दुर्भाग्य की बात है कि नेताओं की आपसी खिंचातान की वजह से ऐसा हुआ है जो इलाके के लिए नुकसानदायक साबित हुआ है। अगर सतप्रकाश जी बात की जाए, जैसे आपने राजनीतिक करियर की शुरुआत की तो बहुत से उतार चढ़ाव आपने देखे। कोई सामने कोई पिक्चर आई आपके कि ऐसा नहीं होना चाहिए, जहाँ से आपको ये लगा कि यार ये राजनीति सही नहीं है, तो ऐसा कभी अनुभव हुआ आप में? ऐसा बहुत बार होता है जब हमारे सामने पिक्चर क्लियर होती है कि इस बार किसानों को ये नुकसान हो रहा है। हम वो बात ज्ञापनों के माध्यम से सरकार तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं, कोशिश करते हैं कि हमारे किसानों तक भी वो बात जाए। लेकिन इतना कुछ करने के बावजूद भी अगर किसान संघर्ष के लिए तैयार नहीं होते हैं
तो निश्चित तौर पे दर्द होता है विकास जी। अब की बार भी ऐसा हुआ है, हमने अक्टूबर महीने में 4 में से 2 बारियां मात्र सरसों की बिजाई के लिए मांग की थी, जो जेन्युइन मांग थी, होना भी चाहिए था। हो सकता है कि सर्दी के अंदर मावठ अच्छी हो जाए और हिमाचल में बारिश हो जाए और जो विंटर के इन्फ्लो है वो बढ़ जाएं तो हमारी सरसों पक जाती, लेकिन अब हर मरबे के अंदर 8 बीघा से 10 बीघा से ज़्यादा बिजाई नहीं हुई है। मजबूरी में किसानों को आगे गेहूं की बिजाई करनी पड़ेगी और गेहूं की बिजाई जो है, बिजाई तो हो जाएगी लेकिन पकाई नहीं हो सकती, इतना पानी डैम में नहीं है। तो अब की बार भी हुआ है, अब की बार भी बड़ा दुख हुआ। कल हम लोग ज्ञापन दे के आए थे, पूरे प्रथम चरण की मंडियों के अंदर कल ज्ञापन का कार्यक्रम हुआ था, लेकिन बहुत कम संख्या में किसान आए। निश्चित तौर पे दर्द होता है। राजनीतिक तौर पे चाहे हमने चुनाव लड़ा, मैंने पंचायत समिति का चुनाव लड़ा, जिला परिषद का भी लड़ा, विधानसभा का भी लड़ा, उसके अंदर वोट मिले नहीं मिले, जीत हुई हार हुई, और एक बार कृषि उपज मंडी लोगों ने जिताया भी था। कृषि उपज मंडी का डायरेक्टर बनाया, मुझे कृषि उपज मंडी का चेयरमैन बनाया। अब मैं भूमि विकास बैंक का राइस नगर का डायरेक्टर हूँ। तो मतलब 4 बार जिताया, 4 बार हराया, लेकिन अगर जनता ने हरा दिया तो उस बात का कभी मलाल नहीं हुआ। उसी जनता ने जिताया भी है, लेकिन मलाल तब होता है जब आंदोलन के लिए हम जनता को बुलाएं और किसान उसमें बात को नहीं समझ पाते। तो हम ये समझते हैं कि ये कहीं ना कहीं कमजोरी हमारी रही होगी कि हम हमारी जो बात है वो सही तरीके से किसानों तक नहीं पहुंचा पाए। इस बात का मलाल तो कई बार हुआ है, कई बार रहता है। सतप्रकाश जी, आप संघर्ष के योद्धा रहे हैं। हार और जीत जीवन के 2 पहलू हैं, लेकिन कृषि उपज मंडी का आप चेयरमैन रह चुके हैं। ऐसे कौन से मुद्दे सामने आए किसानों के कि जिसको लेकर देखा जाता है कि वास्तव में किसान जो हैं वो पीड़ित हैं? अगर एक बड़ा पद आपको मिलता है कोई, तो किसानों के लिए वो विशेष रूप से वो फोकस जो है वो आपका क्या रहेगा? देखो, अगर आप वास्तव में किसानों की सेवा करना चाहते हो तो बिना एप्रोप्रिएट जगह के आप सही तरीके से नहीं कर, हम लड़के करा सकते हैं, छोटा मोटा जीत दिला सकते हैं, लेकिन जो वास्तव में जिस योजना का लाभ मिलना चाहिए वो हम तभी दिला पाते हैं जब हम किसी पद पे होते हैं। मैं कृषि उपज मंडी का चेयरमैन रहा 5 साल। विकास जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ, उस 5 साल के दौरान पूरे इलाके के अंदर एक भी ऐसा किसान नहीं बचा था जिसकी खेती का कार्य करते हुए उंगली कट गई हो और उसको 5,000 का एक उंगली का क्लेम नहीं मिला हो। कोई भी किसान खेती का कार्य करते वक्त अगर किसी किसान की मौत हो गई हो तो कृषक साथी योजना के अंदर एक भी किसान ऐसा नहीं था मेरे कार्यकाल के अंदर जिसको 2 लाख रुपए, और उससे पहले 1 लाख रुपए था, तब 1 लाख रुपए उनको कंपनसेशन नहीं मिला हो। और मेरे दौरान सबसे बड़ा जो चैलेंज था मेरे सामने वो ग्रामीण इलाकों में जो है सड़कों का निर्माण करना था। लेकिन उस वक्त की कांग्रेस सरकार ने कृषि उपज मंडियों से ये अधिकार छीन के सड़कें बनाने का, डामर सड़कें बनाने का सेंट्रलाइज कर दिया था। हमारे पास अधिकार नहीं थे। मैं लगातार 3.5 साल 4 साल तक लड़ा। लास्ट के साल के अंदर मैं वो परमिशन लेके आया और कृषि उपज मंडियों के थ्रू ग्रामीण इलाके में सड़कें बनानी शुरू की। मेरे कार्यकाल में 4 सड़कें बनी थी। विकास जी, ईमानदारी से किया हुआ काम और बेईमानी से किए हुए काम में क्या फ़र्क होता है आप आंखों से जाके देख सकते हैं। एक तो शनि मंदिर के पास वाली सड़क है जो नई मंडी गढ़साना में, आज 11 साल हो गए उस सड़क को बने हुए। आज भी आप जाके चेक करिए, लोगों को दिखाइए उस सड़क की हालात क्या है। और जो 1 साल पहले या 15 दिन पहले जो सड़क बनी थी रोटरी चौक से होते हुए आगे, दोनों का कंपैरिजन करके दिखाइए। 11 साल पहले बनी हुई जो सड़क है वो आज भी चलने लायक और बढ़िया कंडीशन में पड़ी है। एक वो जो तहसील के आगे से धान मंडी के पीछे वाली सड़क है वो कृषि उपज मंडी के थ्रू मैंने बनाई थी। दोनों सड़कों का हालात आप देख सकते हैं। 5 MLK वाली सड़क 6 DD से 7 DD गांव तक बनाई थी, आज जाके देखिए आज तक 11 साल होने के बाद भी उन सड़कों पे आज खड्डे नाम की चीज़ नहीं है। वो इस वजह से हुआ क्योंकि मैंने जो काम किया था वो ईमानदारी से किया था। भ्रष्टाचार या कमीशन खोरी की वजह से वो काम नहीं किया। अधिकारी जो एजेंसी निर्माण करती थी वो डरती थी इस बात को लेकर कि कहीं कोई चोरी पकड़ में नहीं आ जाए, अगर आ गई तो कोई नुकसान हो जाएगा, बड़ा बिल रुक जाएगा, पेनल्टी लग जाएगी, इस बात का भय रहता था। इसलिए वो काम अच्छे हुए थे। अगर मेरी बात अगर आपको झूठी लगती है तो आप, मैं मीडिया के सामने बोल रहा हूँ इस आपके चैनल के थ्रू, आप वो सड़कें जाके देख के और लोगों में कंपैरिजन, अगर गलत है तो आप मुझे भी गलत साबित करिए, अगर सही है तो आपका दायित्व बनता है, आपका फर्ज बनता है, दोनों में कंपैरिजन करके दिखाइए कि कृषि उपज मंडी की 11 साल पहले बनी हुई सड़क और सरकार की वर्तमान में 1 साल पहले बनी हुई सड़क में क्या डिफरेंस है, ये भी दिखाना आपका फर्ज बनता है। आप दिखाइएगा सर, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। बिल्कुल, आपने बिल्कुल बात सही की है। जो काम किया वो धरातल पर कहीं ना कहीं नजर भी आ रहा है।
अगर जनता आप पर फिर से भरोसा जताती है और चुनाव में आपको खड़ा करती है तो मन है चुनाव लड़ने का, इस बार फाइट करने का? ऐसा है विकास जी, हम संघर्ष करने वाले लोग हैं, राजनीतिक लोग भी हैं, इस वजह से चुनाव लड़े हैं। लेकिन जब हम चुनाव लड़ते हैं तो कहीं ना कहीं किसानों के दिमाग में ये आ जाता है कि ये चुनाव लड़ने के लिए आंदोलन कर रहे होंगे। ये हमारे लिए एक मतलब सोच का विषय बन जाता है, चिंता का विषय बन जाता है। तो हम कई बार बैठ के ये सोचते हैं कि हमें लड़ने वाले लोगों को चुनाव लड़ना चाहिए या नहीं लड़ना चाहिए। इस पे हम बैठ के मंथन करेंगे। ये मंथन हमारा चल भी रहा है। लेकिन अगर हम चुनाव नहीं लड़ेंगे और हमारी जगह कोई पंचायत समिति, जिला परिषद या विधानसभा में कोई ऐसे लोग चले जाएंगे जिनको बिल्कुल अनुभव नहीं है, जो एप्रोप्रिएट तरीके से आवाज़ नहीं उठा पाएंगे, तो जनता को इस चीज़ का नुकसान होगा। इसलिए मैं नहीं मानता कि चुनाव लड़ना कोई गलत बात है, लड़ना चाहिए। लेकिन कई बार परिस्थितियां ऐसी होती है, चाहते हुए भी आदमी नहीं लड़ पाता। अभी हम इस पे भयंकर मंथन चल रहा है हमारे ग्रुप के अंदर, खास तौर से जो लड़ने वाले लोगों का है कि उस पर क्या फैसला लिया जाए। अगर सारा का सर्वसम्मति से फैसला होगा कि नहीं दलगत राजनीति में रह के भी संघर्ष किया जा सकता है तो निश्चित तौर पर लड़ेंगे। और अगर ये फैसला हुआ कि नहीं लड़ना है तो नहीं लड़ने का फैसला करेंगे। अगर आपके राजनीतिक करियर की बात की जाए, जैसे 20 साल, लगभग 20 से 22 साल राजनीतिक करियर को हो गया आप, क्योंकि आप एक सरकारी सेवा में थे और सरकारी सेवा से आप जब 2004 का आंदोलन होता है तो आप अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत करते हो। अगर इन 20-22 साल के करियर में अगर देखा जाए तो आपको बेस्ट विधायक जो है और बेस्ट नेता जो है वो कौन नज़र आया? कौन सा बेस्ट विधायक और बेस्ट नेता जो है वो आपको नज़र आया? देखो, मैं सच कहूँ तो अब तक के विधायकों में से अगर तुलना की जाए हमारे अनूपगढ़ के विधायकों में से, तो निश्चित तौर पे शिमला नायक का मुकाबला नहीं किया जा सकता। इतना पीरियड है, शॉर्ट टाइम है, उसको पूरा 100 में से 100 नंबर नहीं दिए जा सकते। सिर्फ 1 साल के कार्यकाल का आंकलन हो सकता है। इस 1 साल के कार्यकाल में जो शिमला नायक का प्रदर्शन रहा है किसानों के प्रति, जो काम मैं कर रहा हूँ, जो संघर्ष मैं कर रहा हूँ, उस संघर्ष में उनका योगदान चाहे राजस्थान की विधानसभा में करना हो, चाहे पानी के लिए सड़कों पे संघर्ष करना हो, चाहे सरकारी मशीनरी के सामने करना हो, अब तक का अगर आंकलन देखा जाए तो शिमला नायक का प्रदर्शन जो है बाकी विधायकों की तुलना में बेहतर रहा है। इस बात को हमें स्वीकार करना पड़ेगा। तो सत्यप्रकाश जी, आप एक किसान नेता हैं, तमाम इलाका वासियों से इस दीपावली पर्व को लेकर क्या शुभकामनाएं और संदेश देना चाहेंगे? मैं इस इलाके के तमाम किसान, नौजवान, मजदूर, व्यापारी साथियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि इस इलाके में हमारे खुशहाली रहे, ये इलाका हरा भरा रहे। मैं ये चाहता हूं कि हिमाचल के अंदर सर्दी के अंदर मावठ अच्छी हो, विंटर इनफ्लो अच्छे रहें और हमारा नहरों में पानी लगातार बढ़िया चले और खेतों के अंदर हरी भरी फसलें हों, सरसों की बिजाई जो हुई है वो अच्छी पैदावार दे। इन्हीं तमाम शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल, ये थे हमारे साथ कॉमरेड सत्य प्रकाश सिहाग, जो किसान के मुद्दे की बात करते हैं और उनको समस्या को समाधान करने का पूर्ण रूप से भरोसा दिलाते हैं। इन्होंने कहा है कि इस बार दीपावली पर्व को लेकर हार्दिक शुभकामनाएं और इस बार इलाके में एक अच्छी फसल हो और अच्छा मावठ हो ताकि इलाका जो है वो खुशहाल रहे। वहीं अगर मुद्दे की बात की जाए तो हमेशा इन्होंने यही बात कही है कि जब भी संघर्ष करना होगा ये धरातल पर नजर आएंगे, काम चाहे कोई भी हो, समस्या का समाधान जो है वो अवश्य होगा। मैं मेरे सहयोगी साथी राकेश के साथ विकास पारिक, DPK न्यूज़, अनूपगढ़।